नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में भी स्वागत है। देखो, एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि आज गुरुवार है, ये क्लास आपको मिल रही है। वैसे सोम से शुक्रवार यहां लिखा है, लेकिन कल आपकी क्लास नहीं आएगी। ठीक है, कल, परसों और पहले दिन। अब आप लोग पता नहीं परसों के बाद वाले को नरसों परसों कहते होंगे, बाकी हमारे देसी भाषा में तो पहले दिन ही कहते हैं। ठीक है, यानी कल, परसों और पहले दिन संडे रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। आपकी क्लास इन 3 दिन नहीं आएगी। कारण यह है कि इलेक्शन का काम बढ़ गया है और मैं भी सरकारी बाशिंदा हूं, तो मुझे भी तो इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी, तो मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। लेकिन सोमवार को आपको नियमित क्लास फिर से मिलेगी। तो अभी पहले बता रहा हूं, एक तो जो अभी जुड़ गए उनको सूचना मिल गई, जो स्किप करके देखते हैं तो क्लास के अंत में वापस बता दूंगा कि अभी आज की इस क्लास का आनंद उठाओ। आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और अपन अब इतिहास शुरू करने जा रहे हैं विधिवत, ये समझ लो। वैसे अपन कर चुके शुरू। ये कौन सी क्लास है भैया? 10वीं क्लास है। ठीक है, तो इस क्लास से विद्यार्थियों में एक पॉजिटिविटी आ गई है और एक ये चीज जिनके मन में डाउट थी, क्योंकि आज की तारीख में लगातार और फ्री क्लासेस दिखती नहीं है, तो क्या हाँ सर कंटिन्यू क्लासेस कौन देता है, बैच ऐसे कैसे? तो अब ये तो विश्वास हो गया होगा कि आपको नियमित क्लासेस मिलेगी। ठीक है, तो राजपूतों की उत्पत्ति यानी कि अपन अब शुरू करने जा रहे हैं। तो राजपूतों की उत्पत्ति पढ़े। देखो, इसके बाद में अपन गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे, अजमेर के चौहान है, हाड़ौती के चौहान है, चौहान वंश पढ़ेंगे, गोइल वंश पढ़ेंगे, परमार वंश पढ़ेंगे। सभी राजपूत, मतलब इतिहास पूरा ही अपन राजस्थान का पढ़ने वाले हैं। तो एक राजपूत काल यानी राजस्थान के इतिहास में देखा जाए तो राजपूत काल का बहुत बड़ा महत्व है। तो उससे पहले राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कई बार प्रश्न बने हैं सीधे सीधे, और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कि कौन से किससे, तो मैंने पहले भी याद करवाए थे, अभी फिर से मैं याद करवा दूंगा आप सभी को कि इनको याद ऐसे रखना है। भैया इसमें पूछे ये जाते हैं, आपको करने ऐसे हैं, याद ऐसे रखना है। तो बढ़िया अच्छे से धैर्य से देख लोगे ना क्लास बिना स्किप किए, तो भी आप लोगों को याद हो जाएंगे। ठीक है, करें शुरू? ठीक है, चलिए। ट्रिक से मतलब ट्रिक ऐसी रटने वाली कुछ भी नहीं है, आपको इसमें रटना कुछ भी नहीं है, आप मुझे सुन लोगे तो भी ठीक है। देखो, राजपूतों की उत्पत्ति। देखो, यदि अपन भारत का इतिहास देखें तो भारत के इतिहास में अपन जो पढ़ते हैं वो बताऊं। अपन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं पहले, ठीक है, यानी कि सभ्यताएं पढ़ते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं। यदि भारत के इतिहास को देखें अपन, हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, उसके बाद में वैदिक काल पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं, फिर अपन मौर्य काल पढ़ते हैं, गुप्त काल पढ़ते हैं, गुप्तोत्तर काल पढ़ते हैं। इन सब काल के बाद में भारत के इतिहास में एक मतलब खालीपन सा आ गया, रिक्तता आ गई। उस रिक्तता को भरने वाला जो काल रहा है वो राजपूत काल रहा है। फिर राजपूतों का उदय हुआ है और वो राजपूत काल रहा है। यानी राजपूत काल का टाइम पीरियड यदि आपको पूछा जाए तो आप मानकर चलना 7वीं से 12वीं शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी तक। अब 7वीं से 12वीं है, कहीं 8वीं से 12वीं मिल जाए, ठीक है, तो भी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हर बात यदि आप पूरी तरीके से शब्दों को ही पकड़ोगे और इर्द गिर्द थोड़ा से भी दिमाग नहीं चलाओगे तो आप फंसोगे। आपको ये थोड़ा सा मैच्योर इस मामले में होना पड़ेगा, है ना। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का जो काल है वो राजपूतों का काल माना जाता है। इसे राजपूत काल के नाम से जानते हैं। अब राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे मत चलते हैं। ठीक है, अब मान लो गौरव सिंह घाणेराव आया, उसने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति ऐसे हुई, और कोई दूसरे टीचर आए, है ना, उन्होंने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति ऐसे हुई। ऐसे ही इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकारों में बहुत सारे, और इतिहासकार भी बहुत सारे अलग अलग तरीके से ये चीजें बताते हैं। अब उनमें मतभेद है तो फिर भैया अपन को भी सारे पढ़ने पड़ते हैं। एग्जामिनर उनके अनुसार पूछ लेते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। यही चीज आज अपन को पढ़नी है, और ये एक बार याद हो गए तो यानी कि हर वंश में फिर आपको ज्यादा समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, करें शुरू? ठीक है, चलिए आइए अपन मेन स्लाइड पे आते हैं। देखो, राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति के बहुत सारे मत चलते हैं। कोई कहता है कि इनकी उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई, कोई कहता है ये ब्राह्मणों के वंशज थे, ब्राह्मणों से हुई है, कोई कहता है कि नहीं ये तो क्षत्रिय ही थे पहले से, कोई कहता है कि ये विदेशी ब्राह्मण थे, कोई कहता है कि ये कुषाणों की संतान थे, कोई कहता है ये शक सिद्धियन थे उनके वंशज थे। इतने सारे मत चलते हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो अब एक एक चीज को अपन समझते हैं। उससे पहले एक और चीज स्पष्ट कर दूं कि एक ही विद्वान एक से अधिक मत भी देकर गया है। ठीक है, एक ही विद्वान, जैसे कि दशरथ शर्मा है तो कई बार ये भी कहा वो भी कहा, वहां पे भी समर्थन कर दिया, ये भी है।
ठीक है, गोपीनाथ शर्मा है तो उन्होंने भी ऐसा किया, गौरीशंकर हीराचंद हो जाए तो वो भी आप एक से अधिक मतों में नाम पढ़ोगे, और कई मतलब ऐसे भी एक से अधिक मत भी पढ़ते हो, और कई जो है आप लोगों को राइटर अलग अलग जो है इसमें मतलब चलता है ये, है ना। लेकिन मुख्य मुख्य जहां पे है वहां पे मैं आपका ध्यान ले जाऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो। तो अपन एक एक चीज को याद करने की तरफ देखते हैं कि ये याद कैसे, क्योंकि ये मैटर तो देखो चारों तरफ भरा पड़ा है। आप लोगों को भी यदि मैं भी नहीं पढ़ा रहा होता या मैं नहीं भी पढ़ाऊं तो भी ये मैटर कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। लेकिन मेन चीज है कि इसे दिमाग में उतारा कैसे जाए, याद कैसे रखा जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए, है ना। सबसे पहले अपन आते हैं ब्राह्मणों से उत्पत्ति। चाहे कोई भी आप इतिहास में वंश पढ़ते हो, ध्यान से समझ लेना, मैं बेसिक से लेकर जा रहा हूं। कोई भी वंश पढ़ते हो तो ज्यादातर है ना, जैसे कि आप गुप्त या मौर्य पढ़ोगे तो उसमें ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे, वैश्य से उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ने पड़ते हैं, कई जनों ने शूद्रों से उत्पत्ति के सिद्धांत बताए, इस तरीके से चलता है, ठीक है। ब्राह्मणों से उत्पत्ति के बताएं तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत बहुत ज्यादा चलते हैं। अब देखो सीधी सी बात याद रखने की है कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति का समर्थन कौन करेंगे या बताएंगे कौन, तो ब्राह्मण खुद तो बताएंगे, ठीक है, कि ब्राह्मण खुद कहेंगे कि हाँ ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई है। तो ये एक सीधा सा लॉजिक लग जाता है, ठीक है। अब देखो जो याद करने वो आपको ये है, डॉक्टर भंडारकर ने कहा है, बिजोलिया शिलालेख में कहा है, गोपीनाथ शर्मा ने समर्थन किया है, पिंगल सूत्र कृति में है, मंडोर शिलालेख में है, विशुद्धानंद पाठक ने, ठीक है, इन्होंने कहा है कि ये राजपूत जो थे वो ब्राह्मणों की संतान थे। गुरु जी ये तो बात ठीक है, लेकिन ठीक बात ये नहीं है कि हम याद कैसे करें, कि ये चलिए सिर्फ ये याद करना हो तो याद कर भी लिया, अभी ये भी याद करना है, इसके बाद में और भी मत है वो भी याद करना है, तो ये तो बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो ऐसे में क्या होता है कि विद्यार्थी छोड़ देते हैं, बार बार इनके हाँ मार लेना, ठीक है, कई जना हाँ मार लेके हम रेवा दो, इन याद नहीं करना, दूसरी चीजें याद करो। नहीं, अपन याद करके ही चलेंगे आगे, छोड़ेंगे किसे भी नहीं, ठीक है। तो एक तो क्या याद रखना है कि ब्राह्मण खुद तो सपोर्ट करेंगे, तो शर्मा जी तो याद रखना है, ठीक है, जिसमें भी दशरथ शर्मा जी, ठीक है, कौन से शर्मा जी, दशरथ शर्मा जी तो याद रखने हैं, तो ये तो आपको हो गया याद, ठीक है। अब देखो डॉक्टर भंडारकर याद रखना है इसमें, तो यानी डॉक्टर भंडारकर याद रखोगे ना, तो डॉक्टर भंडारकर ने तो वैसे है ना विदेशी ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताई है, इन्होंने तो विदेशी ब्राह्मणों वाला भी समर्थन किया है, तो ये लैंग्वेज घुमा के आए तो भी ध्यान रखना कि विदेशी ब्राह्मण से उत्पत्ति भी डॉक्टर भंडारकर बता के गए। अब देखो ब्राह्मण है, यानी कि ब्राह्मण अपन कहते हैं ब्राह्मण देवता, ठीक है, तो ब्राह्मण देवता मान लीजिए आपके यहाँ भोजन करने आए या आपके यहाँ पे आशीर्वाद देने आए या जो भी है, तो ब्राह्मण देवता से अपन यही कहते हैं कि ब्राह्मण देवता के भंडार भरे रहे, ठीक है, कि भंडार भरे हुए रहने चाहिए ब्राह्मण देवता के। तो ये ध्यान रखना, ब्राह्मणों से उत्पत्ति भंडार कर के भंडार हमेशा ही भरे रहे। या ब्राह्मणों को अपन जैसे भोजन करा रहे हैं तो ब्राह्मण अपन को क्या आशीर्वाद देके जाएंगे कि भैया बेटा तेरे भंडार भरे रहे, ठीक है, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो ब्राह्मण से ये तो याद रह जाएगा कि भंडार हमेशा भरे रहे, ठीक है, भंडार भरे रहे। इसके अलावा गुणभद्र का एक शिलालेख है जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। कौन था रचयिता? गुणभद्र। अपन ने शिलालेख पढ़े हैं, ठीक है, गुणभद्र, ये गुणभद्र का था। तो इसने बिजोलिया शिलालेख ने भी क्या है, इस मत का समर्थन किया है कि हाँ भाई ब्राह्मणों से उत्पत्ति इनकी हुई है, राजपूतों की, तो ये भी है, ठीक है। अब क्या गुरु जी ये याद कराओ, तो देखो भैया ये अक्सर इसीलिए तो दे रखे हैं आपको कि आप डायरेक्ट याद करो, ठीक है। अब ये ब मैंने लिखा है, अब यहां से मैं लिख देता हूं ब्राह्मण, लिख देता हूं, नहीं गुरुजी आप बिजोलिया लिखो, ठीक है, चलो बिजोलिया लिख देते हैं। तो ये तो याद करने के तरीके हैं, आप कैसे याद रखते हो। अच्छा, आपको रटना भी तो नहीं है, आपको सिर्फ मुझे देख लिया है ध्यान से, मुझे मतलब बोर्ड पर जो समझा रहा हूं वो देख लिया है ध्यान से, तो भी आप लोगों को चीजें ऑटोमेटिक याद आएगी। जब प्रश्न पुटअप होगा आप लोगों के सामने, ऑटोमेटिक चीजें याद आएगी, ठीक है। चलिए ये याद हो गए। इसके अलावा ध्यान रखना है कि पिंगल सूत्र कृति, ठीक है, और मंडोर शिलालेख और वीएन पाठक, ठीक है। चलिए हो गया याद, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सारा ही काम हो गया, पिंगल, मंडोर, वीएन पाठक, ठीक है। चलिए ब्राह्मणों से उत्पत्ति, अब इसमें से तो दो तीन तो ऐसे याद रख भी सकते हो। मेन जो है ना वो है एक तो ये, क्योंकि इन्होंने विदेशी ब्राह्मण भी बताया है, शर्मा जी है और बिजोलिया शिलालेख है, ठीक है। इनमें से मान लीजिए ये पूछने के चांसेस कम रहते हैं, मैं ये भी बता रहा हूं, इनमें से कम पूछे जाते हैं प्रश्न, ये ऊपर के जो तीन है यहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इधर की स्लाइड का काम पूरा। चलो आओ आगे, अब बात करते हैं अग्नि कुंड से जो हुआ है ये। अब अग्नि कुंड का मतलब है, एक गुरु थे, गुरु वशिष्ठ। कौन थे? गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ ने एक अग्नि यज्ञ किया,
कौन है? गुरु वशिष्ठ ने, मैं भूल जाता हूं, देखो फोन आते हैं ना बीच में, मंद बुद्धि बालक को डिस्ट्रैक्ट करते हैं ये। कहा था मैं? हाँ, गुरु वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया, जो किया कहां? आबू पर्वत। आबू पर्वत में यज्ञ किया। देखो अब ऐसा है कि पहले जैसे ब्राह्मण कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं या कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई हवन कर रहे हैं, तो कई सारे ऐसे बताते कि राक्षस वगैरह उस समय परेशान करते थे, दैत्य जो होते थे वो परेशान करते थे। तो गुरु वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में से 4 वंश जो है वो उत्पन्न हुए, 4 कुल जो है वो उत्पन्न हुए, ठीक है, या कह सकते हो 4 व्यक्ति उत्पन्न हुए। ये गुरु वशिष्ठ के यज्ञ की क्या थ्योरी है वो बता रहा हूं। और वो 4 व्यक्ति उत्पन्न किए हैं, उनमें से देखो आप लोगों को ध्यान रखना है, तो उसमें से जो जो उत्पन्न किए वो है, एक तो गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, एक आपके आ गया परमार, परमार, फिर ध्यान रखो चालुक्य, चालुक्य यानी कि इन चालुक्यों को ही कहा गया सोलंकी, इन्हें सोलंकी कहा जाता है, ठीक है। और एक थे चाहमान, जिन्हें कहा जाता है चौहान, जो अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। चाहमान का मतलब है चाप हरि मान नय, क्या है कैसे है ये चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी है, नियमित जैसे क्लास आती है अटेंड करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, प्रैक्टिस करते रहना, साथ साथ अभ्यास भी होगा और आप लोगों को पता भी चलेगा कि हम सही वे में चल रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब देखो ये 4 वंश जो है, 4 कुल जो है, 4 व्यक्ति जो है वो उत्पन्न हुए हैं गुरु वशिष्ठ के आबू पर्वत से। ये एक थ्योरी बन गई, ये एक सिद्धांत बन गया। अब इस सिद्धांत को कहने वाले कौन कौन है, कि इस सिद्धांत का समर्थन किस किसने किया, तो ये चीज ज्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी अग्निकुंड से उत्पत्ति वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इससे संबंधित पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये यदि याद करना है ना आपको कि सर ये 4 हमें याद करा दो, तो देखो गुजरात पर चल चौहान, ऐसे याद कर लेना, गुजरात पर चल चौहान, कैसे हो जाएगा ना याद। देखो गुजरात पर चल चौहान, अब कोई दोस्त है चौहान है अपार दोस्त, ठीक है, मैंने कह दियो गुजरात पर चल चौहान, ठीक है, तो ये याद हो गया आपको। और आबू के पास में ही पड़ता है गुजरात, पहले आबू को गुजरात वाले ही लेना चाहते थे, माउंट आबू को, है ना, तो ये चीजें हो गई याद। ये 4 व्यक्ति याद हो गए आप लोगों को, डेफिनेटली याद हो गए। अब देखो इसको समर्थन करने वाले कौन कौन थे? पृथ्वीराज रासु, जिसे लिखा किसने? चंद्रबरदाई ने। पूरा किया इसके पुत्र जलहन ने, चंद्रबरदाई इसे पूरा नहीं कर पाए थे, पुत्र जलहन ने पूरा किया। फिर सूर्यमल मिश्रण, ठीक है, अपने यहाँ के कह सकते हो आप राज्य कवि रहे हैं राजस्थान के, इनकी भी रचना को पूरा किया इनके पुत्र मुरारी दान ने, ठीक है। मुहणोत नैन्सी, जिन्हें ये कह सकते हो आपकी मारवाड़ का अबुल फजल या राजपुताना का अबुल फजल कह दिया गया, ठीक है। इनकी जैसे मुहणोत नैनसिरी ख्यात, ये अपने मारवाड़ साइड ही थे, जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। मुहणोत नैनसिरी ख्यात, मारवाड़ परगनारी विगत, ये इनके ग्रंथ थे। और किराड़ू शिलालेख, और किराड़ू शिलालेख कहां है? अपने बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर, जिसमें से सबसे ज्यादा जो समर्थन किया है वो आपके जाता है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। और पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई की रचना है। चंद्रबरदाई जो है ना, ये दोस्त था पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का था, तो पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान पे ही लिखी हुई है। अब इस जो ये यज्ञ कुंड वाला है, अग्निकुंड वाला है, इसे कैसे याद रखोगे? अग्निकुंड है यानी कि कहीं ना कहीं हवन हो रहा है, ठीक है। अब हवन कहां होगा मुझे बताओ? टेबल कुर्सी पे होगा क्या? क्या जमीन पे होगा? तो आप कहोगे कि सर जमीन पे होगा, यानी कि कहां होगा? पृथ्वी पर होगा। कहां होगा? पृथ्वी पर। यहीं से आपको याद हो जाएगा, कहां होगा? पृथ्वी पर होगा। अच्छा, हवन जो ज्यादातर किए जाते हैं मुझे बताओ, दिन में होते हैं या रात में होते हैं? तो क्या गुरु जी दिन में होते हैं? दिन में होते हैं, यानी कि जब सूर्य निकलेगा तभी तो हवन होगा। तो पृथ्वी पर सूर्य निकलेगा तब होगा। उसका हवन करवाने वाले जो आप समझ लेना कि जो पंडित जी आए थे उनका नाम मुहणोत नैनसी था, ठीक है, जो आए किराड़ू से। कहां से? किराड़ू से। ऐसे याद हो जाएगा आपको। तो ये अग्निकुंड सिद्धांत आप लोगों को पूरी तरीके से रटना नहीं पड़ेगा और अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा, बिल्कुल फिट, ठीक है। तो ये पहली स्लाइड का यानी कि क्या है, यहाँ पे आप रट्टा मारते। इनको याद करने के लिए क्या करना पड़ता है? चाहे आरएस मेंस भी देने जा रहा है तो विद्यार्थी रट्टा मारता है,
रट्टा नहीं मारना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है अलग तरीके से, और उसके बाद में आप लोगों के बिल्कुल ही आसान। एक स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं, अभी तो और पढ़ना है भाई। ले लिया? आइए अब देखो, ये दो सिद्धांत अपन ने पढ़ लिए और किस किसने समर्थन किया ये भी पढ़ लिए। अब आओ आगे। अब देखो आप लोगों के पास में जैसे अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग है, एक आधा नाम इधर उधर दे देते हैं, कर देते, तो मैंने बताया आप लोगों को पहले ही कि कई नाम आपको इधर उधर मिलते हैं, लेकिन ये जो है कई पुस्तकों का निचोड़ है जो आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूं मैं, ठीक है। प्रमाणिक है, ऑथेंटिक है, विश्वास कर सकते हो। प्रश्न पिछले नहीं आए तो देख लेना कि हाँ कहां कौन कौन से प्रश्न बने हैं, फिर आपको विश्वास हो जाएगा। चलिए भैया, अब देखो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ये मत है, ये किस किसने दिए? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। पहले तो सीधा याद करो, यदि याद हो जाए, जीएच ओझा यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा, अग्नि पुराण के अंदर मिलता है, हम्मीर महाकाव्य में मिलता है, पृथ्वीराज विजय के अंदर मिलता है, डॉक्टर दशरथ शर्मा भी, देखो शर्मा जी यहां भी आ गए, शर्मा भी इसका समर्थन करते हैं, और हर्षनाथ शिलालेख पे भी ये मिलता है। अब देखो कैसे याद करोगे, तो देखो यहां पे इनका पूरा नाम क्या है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये सबसे मेन है जो इस मत के समर्थक रहे हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ठीक है। ये सबसे मेन है। यहाँ वैदिक आर्य भी बताते हैं ये इनको, उस मत में भी इन्होंने कहा कि हाँ ये भी हो सकता है, वैदिक आर्यों की संतान भी ये रहे होंगे, ये भी बताते हैं। सबसे मेन रहे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो यहाँ पे क्या है, देखो गौरी शंकर हीराचंद ओझा को आप याद रखोगे जैसे, तो कैसे याद रखोगे? शिव जी के यहाँ पे देखो चंद्रमा है, शिव जी के जटाओं में चंद्रमा है कि नहीं है? जटाओं में बांधे हुए चंद्र, यानी कि शिव जी यहाँ शंकर भगवान का नाम है, तो चंद्रवंशी याद आ जाए। और चांद और सूरज तो ज्यादातर साथ में ही नाम लिए जाते हैं, चांद सूरज, ठीक है, पूजा जाता है, तो यहाँ पे ये याद हो जाएगा, ठीक है। अग्नि पुराण, ये थोड़ा सा आप लोग वैसे भी याद रख लोगे अगर, कि अग्नि पुराण जो है वो अग्नि कुंड में अपन को नहीं मान के, और अपन को मानना है सूर्य और चंद्रमा वाले सिद्धांत के अंदर, ठीक है। हम्मीर महाकाव्य, अब हम्मीर महाकाव्य लिखा किसने? तो राइटर जो था वो नयन चंद्र सूरी। अब देखो हम्मीर महाकाव्य, महा, चांद और सूरज छोटे तो हो नहीं सकते, बहुत बड़ी संरचना है, आप लोगों को पता है। तो चांद सूरज कैसे है? महान। तो महाकाव्य वाला जहां पे पूछा जाए तो ध्यान रखना कि आपके हम्मीर महाकाव्य के अंदर भी इसका उल्लेख मिला है, तो यहाँ पे है, ठीक है। और चांद सूरज का साथ जिसे मिल जाए उसकी विजय सुनिश्चित है। तो ये जयानक की रचना है, इसकी ये रचना किसने की? जयानक पंडित था, जयानक ने इसकी रचना की। तो यानी कि जहां विजय की बात आए तो चांद और सूर्य और गौरी शंकर हीराचंद यानी शंकर भगवान भी है, तो विजय सुनिश्चित है। और विजय सुनिश्चित हो, शर्मा जी को तो याद रख ही लेना, ठीक है, शर्मा जी को आप जैसे तैसे याद रख लेना। और विजय सुनिश्चित होगी तो हर्ष की अनुभूति होगी। कैसी अनुभूति होगी? जब विजय हुई है तो हर्ष की अनुभूति होगी, तो हर्षनाथ शिलालेख। बिल्कुल ही आसान तरीके से ये चीज याद हो जाएगी। पहला तरीका डायरेक्ट याद कर लो, दूसरा तरीका कि मुझे ध्यान से सुना है, समझा है, याद हो जाएगी चीज, ठीक है। इसको छोड़ो, पहले यहां पे आओ। वैदिक आर्य, आर्य बोले तो आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है। ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया था, भारतीय इतिहास से रिलेटेड प्रश्न। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या मानते हैं? श्रेष्ठ, ठीक है। और वैदिक आर्यों की संतान बताया है सीवी वैद्य ने। किसने बताया? सीवी वैद्य ने। गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी समर्थन करते हो और मनु स्मृति भी, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे यदि इस वैदिक को थोड़ा सा चेंज करके मैं ये लिख दूं वैदिक, तो आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी है, नहीं है ना? क्या याद करवाने के लिए गुरुजी लिख सकते हो बस। तो वैदिक लिखा है तो वैदिक लिख दिया, तो वैद्य याद रखना है, वैद्य जी याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है? वैद्य जी याद रखना है। तो वैद्य जी याद रखियो है, ठीक है। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ये जो है, अब वैद्य जी को कई जगह जो है ओझा जी भी कह दिया जाता है ना। कई जगह वैद्य जी, पहले पुराने जमाने में कई जगह ओझा जी भी कहा जाता था। यदि आपको ध्यान नहीं है तो मैं बता रहा हूं, तो ओझा जी भी कहते थे, तो यहाँ पे ये भी याद रह जाएगा वैदिक। बस वैदिक में वैद्य याद है तो ओझा जी भी याद रह जाएंगे, ठीक है। और याद रह जाएंगे यानी कि आपकी स्मृति अच्छी होगी, तो मनु स्मृति ये याद रखनी है। ये आपकी स्मृति में ओझा जी है या नहीं, कि बोलते थे कि नहीं बोलते थे, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने आपकी स्मृति में ये चीज डाली है
कि आप लोगों को ये याद रखना है, इसलिए मनुस्मृति को भी साथ साथ याद रख के चले। तो वो आपको याद करवाने के लिए कितने एफर्ट लगाने पड़ते हैं क्या यार। बच्चे इतनी आशा के साथ में देखते हैं कि चीजें पढ़ा तो सब रहे हैं लेकिन याद नहीं होते हैं। कई जने जो है इस याद नहीं होने के शिकार रहते हैं। तो फिर हम दिमाग लगाते कि कैसे याद करवाएं इन्हें कुछ अच्छे तरीके से याद करवाएं। तो बस उसी के लिए दिमाग लगाते हैं और फिर बाद में याद करवा देते हैं। तो आप लोगों की दुआएं मिल जाती है, बस हो गया हमारा तो काम पूरा। अब देखो विदेशियों की संतान, बिल्कुल ही आसान ये याद करना। तो क्या कि विदेशियों की संतान, ठीक है। अब विदेशी में शक, शीतियन भी आ गए, कुषाण भी आ गए, हूण भी आ गए, बहुत सारे विदेशी तो कोई भी हो सकते हैं कि विदेशी यहाँ आए थे, उनकी ये संतानें रही है। तो यहाँ पे कैसे देखो, मुझे ये बताओ कि कर्नल जेम्स टॉड जो है वो देसी था कि विदेशी था? तो आप सबसे पहले कहोगे गुरुजी विदेशी था। ये तो हमने इतिहास आपने शुरू किया वहीं से जान लिया था, ठीक है, लिंग्विस्टन का रहने वाला। तो ये बताओ वीए स्मिथ ये देसी था कि विदेशी था? विदेशी था। विलियम क्रुक ये देसी था कि विदेशी था? विदेशी था। तो जो विदेशी है वो विदेशी होने का ही तो करेंगे समर्थन, ठीक है ना। तो ये यहां से याद रख लेना। अच्छा शर्मा जी देखो यहां भी है, शर्मा जी यहां भी है, शर्मा जी पीछे भी है। तो दशरथ शर्मा जी क्यों आए सब जगह आप लोगों को पता है? क्योंकि दशरथ शर्मा जी की इतिहास की स्पेशल किताब आई थी, तो इन्होंने इनका जिक्र इन्होंने किया है, प्रमाण देके अलग अलग तरीके से जिक्र किया है। इसलिए दशरथ शर्मा जो है ये आपको कई जगह पढ़ने को मिलेंगे। तो मन में डाउट मत रखना, और डाउट रखो तो फिर खुद के स्तर पे क्लियर करना आना चाहिए। क्योंकि देखो इतने लाखों विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं अपने यहाँ से, हर एक स्टूडेंट का कुछ ना कुछ डाउट होता है, और हर एक स्टूडेंट को इतना आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा कि डाउट सॉल्व खुद के लेवल पे कर सके। आप चाहे कितने कमेंट कर दो, हर विद्यार्थी का तो हम देखो डाउट सॉल्व नहीं कर सकते। कई तो ऐसे होते हैं जो सॉल्व करने लायक होते ही नहीं, वो खुद जानबूझ के उलझ रहे होते हैं। तो ये खुद के डाउट जितने हैं वो खुद सॉल्व करना सीखो, बाकी हमारी तरफ से जो सही है वो हम बता देते हैं। गुरुजी आपने ये बताया, हमने ये पढ़ा है, सही कौन सा है? अब मुझसे पूछोगे तो मैंने पढ़ाया वो तो मेरे अनुसार सही है तभी तो पढ़ाया, तो ये तो सवाल ही गलत बनता है। अच्छा आपने कहीं पढ़ रखा था तो फिर वो तो आपकी समस्या है, तो आपको अपने लेवल पे उसका सॉल्यूशन करना आना चाहिए। ये हमसे ही पूछोगे कि हमने ये पढ़ाया आपने ये पढ़ाया, सही कौन सा है? तो हमारे अनुसार तो जो सही है वही तो बताया है, फिर हमको पूछने का क्या मतलब है आप बताओ। तो यहाँ पे थोड़े से समझदार और थोड़े सी क्या है आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से 3 तो देखो ये विदेशी आपको याद हो गए, एक शर्मा जी को भी याद रखना, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे आओ, हूणों की संतान, ये बना भी था एक बार प्रश्न। तो हूणों की संतान में स्पेशल याद रखना स्मिथ ने कहा है, वीए स्मिथ ने हूणों की संतान पे जोर दिया है। विदेशियों पर सबसे ज्यादा जो जोर दिया है वो कर्नल जेम्स टॉड ने दिया है। किसने दिया है? कर्नल जेम्स टॉड ने सबसे ज्यादा विदेशी होने के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया है, वो कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है। फिर देखो एक ये मिश्रित या सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज बताया है, वो बताया है चट्टोपाध्याय जी ने। चट्टोपाध्याय जी याद यदि रखना हो ना तो याद कैसे रखोगे? याद रखने का तरीका है कि देखो एक तो ये मिश्रित है ना, नाम भी देखो कैसा है, चट्टोपाध्याय, पूरा ही मिश्रित ही नाम है। दूसरा सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया की उपज। सामाजिक यानी कि क्या है? समाज से जुड़ा हुआ। अब समाज में कोई व्यक्ति जाता है या सामाजिक कोई व्यक्ति, समाज का कोई व्यक्ति घर आ जाए तो उसका आओ भगत किया जाता है, बिठाया जाता है, आदर सत्कार किया जाता है। तब अपन कहते हैं बेटा जल्दी से चटाई फटाई लाओ, जल्दी बिछाओ, चटाई बिछाओ और बिठाओ, आज अपने घर मेहमान आए हैं, ठीक है। सामाजिक वो भी तो यूं है, तो सामाजिक चटाई हटाई बिछाओ, तो देखो नाम भी तो ऐसा ही है चट्टोपाध्याय। तो आप लोगों को ये यहां से सीधा ही याद रह जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं अपन आगे। पानी पी लेता हूं मैं एक बार, लो। ले लिया? चलो कितना याद? ओके। अब देखो कुछ इनको भी प्रश्नों के माध्यम से भी अपन समझ लेते हैं कि क्या है। तो मैंने आपको बताया कि विदेशी होने का सबसे ज्यादा जो समर्थन किया या मत जिसने दिया वो कर्नल जेम्स टॉड था। तो उसने जो है देखो यहाँ पे जो शक, कुषाण वगैरह विदेशी जातियां आई, तो इनको शक शीतियन के नाम से भी जाना जाता था। और ये पूछ ले कि राजपूतों की उत्पत्ति का शक शीतियन वाला सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको ध्यान रखना है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने दिया, ठीक है। चलिए अग्निकुंड से उत्पत्ति होने वाले वंश कौन कौन थे? तो मैंने आपको देखो एक तो बताया कौन सा, गुजरात, ठीक है,
गुजरात बताया था ना, यानी कि गुर्जर प्रतिहार। क्या गुर्जर प्रतिहार ट्रिक बताई थी ना, गुजरात पर चल चौहान ऐसे कहा था। तो पर यानी कि परमार, ठीक है, चल यानी कि चालुक्य, और किसको कहा है चलने का, चौहान साहब को कहा है। तो गुजरात पर चल चौहान, याद रह जाइए। ठीक है, भारतीय इतिहास में राजपूत काल कब माना गया, तो सबसे पहले ही जब क्लास शुरू की तभी बताया कि 7वीं से 12वीं शताब्दी का काल, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक। राजपूतों की उत्पत्ति यूची जाति से किसने बताई, यदि ये शब्द मिले आप लोगों को, यूची, ये यूची वैसे कहा गया किसे, कुषाणों को, किसे, कुषाणों के लिए प्रयुक्त हुआ है। यानी कि कुषाणों का या यूची का पूछा जाए तो ध्यान रखना, एक व्यक्ति का और नाम ध्यान रखना है, कनिंगम। ठीक है, यानी कुषाण पूछे तो भी क से कनिंगम ध्यान रखना, और यूची पूछे तो भी आप लोगों को कनिंगम ध्यान में रखना। ठीक है, कनिंगम को ध्यान में रखना है। चलो लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये उत्पत्ति से संबंधित है। वैसे मैं चाहता तो देखो किसी भी वंश के साथ में ही पढ़ा के 5 मिनट में फॉर्मेलिटी पूरी कर सकता था कि भैया ये हो गया, आपके आप लोगों को याद करना है, हम तो क्या कर सकते हैं इसमें, ऐसे कहने में हमारा कोई ज्यादा वो एफर्ट लगना नहीं था कि देखो हमने तो बता दिया, आप लोगों को याद करना है, हमें तो याद है, आप लोग भी कर लेना, हो जाए तो कर लेना। अब हमने कोशिश की है कि भैया इनको याद ही करवा दिया जाए ताकि इनके हमेशा हमेशा के लिए पीड़ा समाप्त हो जाए। अब फिर भी किसी को याद नहीं हो तो देखो डायरेक्ट पद्धति तो है ही, डायरेक्ट रट लो या तो, ठीक है, नहीं तो फिर ये तो करवा ही दिया है। अच्छा, अब अपन पढ़ेंगे अलग अलग वंश पढ़ेंगे। तो अलग अलग वंश जो है उन्होंने राजस्थान में कहां कहां कौन से क्षेत्र में शासन किया है उससे संबंधित थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेते हैं, फिर अपनी क्लास को अंत की ओर लेकर चलते हैं। हाँ, अब बता दूं वापस, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी जुड़ गए होंगे, जो क्लास के शुरू में भी बताया था, आज आपकी क्लास आ रही है। वैसे शुक्रवार तक पशु परिचर वालों को कह रखा था, लेकिन इलेक्शन का माहौल है और हम भी सरकारी बाशिंदे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई और काम बढ़ गया। तो इसलिए कई सारे हमारे भी काफी सारे काम है इलेक्शन से रिलेटेड जो आए हुए हैं, तो उनको करना, अभी इलेक्शन को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। तो वहां पे इसलिए कल परसों और पहले दिन यानी कि संडे को, संडे तक आपकी क्लासेस नहीं आएगी। आप लोग रिवीजन कीजिए, अभ्यास कीजिए, बेहतरीन अभ्यास आप लोगों को उपलब्ध करवाया है, उसमें टेस्ट जुड़ते चलेंगे, महीने 1.5 महीने में सारे जुड़ेंगे। ठीक है, उतावल मत करना, समय समय पे लॉग आउट लॉग इन करोगे तो आपके टेस्ट अपडेट होते चले जाएंगे, है ना। सभी जो पूरी टीम आप लोगों को सपोर्ट कर रही है, काम कर रही है, तो वहां पे जुड़ते जाएंगे। बाकी अभ्यास करते रहो और रिवीजन करना। तो ये 3 दिन आप लोगों की क्लासेस नहीं आएगी। हाँ, आपकी कोई क्वेरी से रिलेटेड होगी वो मैं या मोटिवेशनल 1-2 वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जैसे समय मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दिए ताकि कमेंट फमेंट देखो अब करोगे, सर आज क्लास नहीं आई, सर आज क्या है, ये अब कमेंट उन्हीं के आएंगे जो नियमित विद्यार्थी है नहीं, जो आते हैं सिर्फ विजिटर्स के तौर पे। ठीक है, सिर्फ आते हैं टूरिस्ट बन के, तो टूरिस्ट परमानेंट रहने वाले होते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया। चलिए, गुहिल, गुहिल यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो इनको कहा गया गहलोत, ठीक है, या सिसोदिया भी कह सकते हो। तो गुहिल कहां रहे हैं, मेवाड़ में। ठीक है, मेवाड़ के अंदर। अब मेवाड़ में रहे हैं तो देखो डूंगरपुर भी इनके अंतर्गत, बांसवाड़ा भी आप कह सकते हो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और मेवाड़ के अंदर चित्तौड़गढ़, उदयपुर वगैरह ये तो आ ही गया। ठीक है, प्रतापगढ़ भी आप कह सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप कह सकते हो भीलवाड़ा, ये भी आप यहाँ पे भीलवाड़ा, शाहपुरा, ये क्षेत्र रहा है जहां पे गोहिल वंश का शासन रहा है। यदि राठौड़ की बात करें अपन, तो राठौड़ों ने जो शासन किया है वो जोधपुर, ठीक है, बीकानेर, जोधपुर से ही निकल के बीकानेर की शाखा गई थी। ठीक है, और किशनगढ़, ठीक है। कछुआ वंश जो है वैसे यदि देखा जाए तो आप कह सकते हो ढूंढाड़, यानी कि कौन सा क्षेत्र हो गया, जयपुर, ठीक है, दौसा, आमेर और आसपास, तो मतलब साथ में है ही। ठीक है, चौहान, अब चौहानों का ये वैसे शाखा शुरू होती है साकंबरी से, यानी कि आप कह सकते हो सांबर। ठीक है, इसके अलावा फिर मेन जो है वो अजमेर, हाडोती में कोटा बूंदी आ गए। ठीक है, नाडोल, सिरोही, जालोर, मजा
जालोर, और कौन सा था, और अपने ठीक है रणथंभौर, ठीक है, और कौन सा है, रणथंभौर। चौहानों में पढ़ाएंगे जब आप लोगों को डिटेल में और बता देंगे। अब देखो परमार, परमार वैसे रहे कहां के, आबू के परमार कहा जाता था, कहां के, आबू के, और मालवा के परमार, ठीक है, आबू मालवा यहाँ के परमार। भाटियों ने कहां शासन किया, जैसलमेर, जैसलमेर, बटनेर, इसी वजह से तो बटनेर कहा गया, भाटियों की वजह से, ठीक है ना। यादवों का शासन कहां रहा, करौली के अंदर, करौली। जैसलमेर में भी कहीं कहीं यादवों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार, यानी कि पहले एक क्षेत्र कहलाता था गुर्जरात्रा, और किसे कहते थे ये मैं बता चुका हूं, ठीक है, गुर्जरात्रा, यानी कि ये फिर भीनमाल भी आप कह सकते हो, कहा, भीनमाल भी कह सकते हो। जोधपुर वाला कुछ है, जोधपुर वाला क्षेत्र जो है, जैसे कि जो मंडोर वाला क्षेत्र है, वो भी आप कह सकते हो। यहाँ पे इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया, इनके क्षेत्र ये रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके अलग अलग वंश के क्षेत्र कहां कहां से रहे, क्योंकि ये राजपूतों से उत्पत्ति अपन पढ़ते हैं, तो ये सारे वंश कहां कहां शासन किया है पशु परिचर के हिसाब से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, तो बढ़िया, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था टेलीग्राम पे कि भाई संडे से पहले पहले जिनको ज्वाइन करनी है कर लेना, बाद में फिर कोई टेस्ट सीरीज सोल्ड आउट हुई और बाद में फिर देखो टेक्निकल टीम से माथे फोड़ने से कुछ नहीं होगा। अरे हम तो इंतजार कर रहे थे ऑफर दीपावली का, कोई ऑफर अपन नहीं देते। अरे 50-45 रुपए में टेस्ट सीरीज आपको देते हैं, उसमें भी यदि ऑफर की आप मांग करते हो ना, तो वास्तव में फिर तो आप हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हो कि इतनी साल भर आप इस मूल्य पे इतने तरीके से, इतनी शानदार व्याख्या के साथ में, बिना फॉर्मेलिटी के, क्योंकि हम फॉर्मेलिटी नहीं करते, अभ्यास करते हो ना, उसके बाद भी आप लोगों को लगे कि इसमें भी ऑफर मिलना चाहिए, तो भाई साहब धन्य हो, और आपके माता पिता को भी धन्यवाद है जो यदि आपको आप इसमें भी यदि ऑफर का इंतजार करते हो। पुस्तक जब आएगी तो आपको बता दिया है, बाकी ये क्यों इंतजार करते हो किसी का, आखिर में करनी, बाद में फिर या तो प्राइस बढ़ेगी या सोल्ड आउट हो जाएगी, या तो वंचित ही रहोगे या आखिर में ज्यादा लगे। अपने तो ऑफर फेस्टिवल तो कहीं निकले, हमने ऑफर दिए तो नहीं, क्या मतलब, जब लॉन्च होती है टेस्ट सीरीज तब जरूर दिया जाता है, ताकि एक्टिव जो विद्यार्थी है उसको फायदा मिले, क्या भैया ये एक्टिव है इतना, और ये प्रैक्टिस वास्तव में करना चाहता है, ये वास्तव में पढ़ रहा है, तो ये समय पे ज्वाइन कर लेगा, तो इसको फायदा दिया जाए। जैसे कि ये टेस्ट सीरीज भी पहले 45 में दी थी, अब 51 हो गए, अब 51 से 45 भी नहीं होंगे, ये भी मान के चलो आप, 51 से 60 हो सकते हैं, जीएसटी के साथ में तो 60 में पड़ रही है, और 60 मूल्य हुआ तो फिर वो 70 में पड़ेगी। 51 के 60 मूल्य हो सकता है, लेकिन 45 फिर भी नहीं होगा। तो समय पे निर्णय ले लिया करो, बाकी नहीं भी लेना कोई दिक्कत नहीं है। जो बाद में हमें ओढ़ में देते हैं ना, ये बातें उनके लिए कि सर हमें ज्वाइन करनी थी, हम तो इंतजार कर रहे थे, ये समझ रहे थे, वो समझ रहे थे, फिर समझो, फिर वंचित रहो, तो हमें ओढ़ पे मत देना। हमने बहुत बार बताया आप लोगों को कि भैया ये है, ये है, इस चक्कर में तो हमने प्रचारक की उपाधि तक ले ली कि सर आप प्रचार करते हो क्लास के एंड में, भैया भले ही करें, लेकिन कुछ दाग अच्छे होते हैं ना, तो ये दाग हमारे लिए भी अच्छे ही समझो, जो यदि विद्यार्थियों का सिलेक्शन करवा देते हैं, और यदि 50 रुपए में प्रचार लगता है तो फिर ये प्रचार अच्छा ही समझो, ये तो हम करेंगे भाई, ठीक है। हजम हो तो देख लो, नहीं हजम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कई जना आपने करा रही है तैयारी, बटे भी कर सको, मैं थोड़ी ऑब्जेक्शन करी हो कभी, मैं थोड़ी की कि कोई खराब पढ़ा रही हो वो थकटू भी तैयारी कर सको, है ना। ठीक है, चलिए साथियों, बढ़िया, अब 3 दिन रिविजन करो बढ़िया आराम से, और प्रैक्टिस करो, और अब मिलेंगे अपन कब, सोमवार को मिलेंगे, ठीक है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।